नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि जो इस समय चुनाव और उपचुनाव हो रहे हैं उसमें किस तरह से घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड तक जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव भी हो रहे हैं। लोकसभा की कुछ सीटों के लिए भी उपचुनाव हो रहे हैं और विधानसभा की भी कुछ सीटों के लिए। तो किस तरह से नेताओं की जुबान भी वो अलग अलग तरह से आ रही है सामने। महाराष्ट्र में महिलाओं की गरिमा पर टिप्पणी का मामला गर्मा गया है। शायना एनसी के खिलाफ लगातार टिप्पणी हो रही है, माफी मांगने के बाद भी टिप्पणी कर रहे हैं। तो घमासान के बीच बोल बिगड़ रहे हैं। मुद्दों की भी बात करेंगे और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि बटेंगे तो कटेंगे। ये जो इस बार का नारा है इसने लगता है गहराई तक असर किया है, और इसका असर वैसे तो सब जगह आपने सुना होगा। कल कनाडा तक में उसका नारा लगा, बटेंगे तो कटेंगे, जब वहां हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों ने हमला किया था तब। लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इसकी कुछ ज्यादा ही गूंज सुनाई पड़ रही है। 9 सीटों पर उपचुनाव होना है तो वहां पर जबरदस्त इसकी गूंज है। तो आज की खास चर्चा इसी पर करेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में और क्या क्या नारे निकल करके आ रहे हैं। इस पर करेंगे खास मेहमानों के साथ खास चर्चा। और इसके बाद बात करेंगे कि मोडा जमीन स्कैम तो आपको पता होगा ही, जो मैसूरू में सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को 14 प्लॉट आवंटित किए गए थे। अब उसमें लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धारमैया को 6 नवंबर यानी कि कल के लिए पेशी के लिए बुलाया है। सीएम ने बोला है कि हाँ वो पेशी के लिए जाएंगे। तो क्या सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इस पर करेंगे बात। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कनाडा में मंदिर पर हमले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जताई गहरी चिंता। ब्रैम्पटन में हमले के बाद सड़कों पर उतरा हिंदू समुदाय। ट्रूडो सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। झारखंड के चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। जनता से एक रहने का किया आह्वान। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज कांग्रेस के लिए वहां पर ठोकेंगे चुनावी ताल। महाराष्ट्र के सियासी रण में दिग्गज भरेंगे चुनावी हुंकार। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत कई बड़े नेताओं का चुनावी जनसभाओं के जरिए प्रचार को धार। निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं मान सकते। 9 जजों में से 7 ने बहुमत से दिया यह फैसला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मुडा जमीन घोटाले के मामले में लोकायुक्त के सामने कल होंगे पेश। लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धारमैया को समन जारी कर पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था। और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के लिए कुछ ही घंटों में होने वाला है मतदान। चलेगा ट्रम्प कार्ड या फिर कमला हैरिस करेंगी कमाल। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर जो घमासान मचा हुआ है। प्रचार में तो तेजी है ही, लेकिन जुबान में भी तेजी है। अलग अलग तरह के बोल आ रहे हैं, विवाद भी पैदा हो रहे हैं। तो 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभाओं में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में उपचुनाव हैं, लोकसभा की भी कुछ सीटें हैं और साथ में विधानसभा की भी कुछ सीटें, तो वहां पर भी जबरदस्त गहमा गहमी उपचुनावों को लेकर भी। ऐसी ही एक सीट वायनाड है, वायनाड लोकसभा केरल में। तो वायनाड लोकसभा उपचुनाव की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा का बीजेपी से सवाल कि बीजेपी यहां पर क्या कर रही है, बीजेपी ने क्या वायनाड के लिए किया है। लेकिन बीजेपी का आरोप क्या है? बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने तो वायनाड के लोगों से विश्वासघात किया, यहां से चुनाव जीत लिया और उसके बाद छोड़ दिया, और अंतिम वोट पड़ने से पहले तक बताया नहीं कि रायबरेली से भी लड़ रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में चुनावी रण में आज एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जनसभाएं।
और इस बीच महाराष्ट्र में महिलाओं के प्रति जो अभद्र टिप्पणी का मामला है वो गर्मा गया है। शायना एनसी के खिलाफ उद्धव गुट के नेताओं की अभद्र टिप्पणी का सिलसिला जारी है, रुका नहीं है। इससे पहले क्या हुआ था, लोकसभा में उद्धव सेना के जो सांसद हैं अरविंद सावंत, उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी तो शायना एनसी ने एफआईआर कर दिया था, मांगनी पड़ी थी माफी। लेकिन इसके बावजूद देखिए महाविकास अघाड़ी के नेता अभी भी कर रहे हैं अभद्र टिप्पणी। बात झारखंड की करते हैं। घुसपैठ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुप्पी लगातार बरकरार है, लेकिन घुसपैठ पर जवाब देने के बजाय हेमंत सोरेन वहां पर आदिवासी अस्मिता का कार्ड खेल रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। तो बीजेपी ने भी घेर दिया। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर आदिवासियों के जंगल और जमीन छीनने का आरोप लगाया। तो झारखंड में योगी आदित्यनाथ ने कहा जब जब बटे हैं तब तक कटे हैं और जनता से एक रहने का आह्वान भी किया। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज झारखंड में चुनावी कार्यक्रम में कूद रहे हैं। तो कुल मिलाकर के तमाम ये जो चुनाव हैं और उपचुनाव हैं, इसको लेकर माहौल गरमाया हुआ है, जुबान चल रही है नेताओं की। तो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केरल के वायनाड के लोगों को पर्यटक सांसद पसंद नहीं है, नहीं चाहिए। We don't need tourist MPs in Wayanad. We don't need people who have never worked a day in their lives in Wayanad as their MPs. We need people like Navya Haridas ji, who comes from an ordinary background, has worked her way to becoming an IT professional, has joined public service, has been a court councillor, and has served people, will be here in Wayanad 24/7, 365 days a year, knows Malayalam, is from Kerala, and she will serve the people of Wayanad much better as an MP than Priyanka Gandhi Vadra will ever do as an MP, as a tourist MP. तो ये आपने राजीव चंद्रशेखर को सुना, वहां पर बीजेपी ने भी तेज तर्रार युवा महिला उम्मीदवार दिया है। तो उधर राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड के लिए राहुल गांधी अपनी बहन को सर्वोत्तम सांसद बता रहे हैं। I am confident that you now have the best possible MP that you could get. This morning when we were coming here, she had a list where we will focus in the future, where we will fight for Wayanad's demands, where we will strengthen Wayanad's capabilities. And each one of these has many points underneath it. She's already started thinking about what she can do for you. She is going to be like your sister, like your mother, like your daughter. तो ये तो बात हो गई वायनाड उपचुनाव की। अब जरा महाराष्ट्र के महारण पर चलिए कि वहां पर किस तरह से जुबान भी चल रही है। महाविकास अघाड़ी के नेता और संजय राउत के भाई सुनील राउत ने अभद्र शब्दों के साथ कहा कि मेरी टक्कर के लिए भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है। जिन्होंने मोदी और शाह को हिलाया तो टक्कर वैसी होनी चाहिए अपनी लेवल की, लेकिन कोई टिका ही नहीं मेरे साथ में, आने की हिम्मत ही नहीं, सब पीछे। तो अभी किसी को बकरा बनाना ही था तो उसको बकरी को मेरे गले में डाल दिया। ये टिप्पणी, इसके पहले भी कई टिप्पणी हो चुकी है। तो भाजपा की नेता जो कि अब शिंदे गुट से चुनाव लड़ रही हैं, शायना एनसी, उनका कहना है कि कांग्रेस इतने भद्दे बयान पर भी चुप है। उन्होंने कहा कि महिलाएं बकरी या माल नहीं होती हैं। हमारा अपमान लगातार करते जा रहे हैं। महिला को बकरी बुलाना, मुझे लगता है ये ना सिर्फ निंदाजनक है, महाराष्ट्र की हर एक महिला उठ के मुंह तोड़ जवाब देगी। एक तरफ माल, एक तरफ बकरी, कहाँ से निकल रही है ये मनस्थिति और मानसिकता। और कांग्रेस पार्टी जिनका अलायंस है, कांग्रेस में चुप्पी। एक तरफ प्रियंका गांधी बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ लड़ रहे हैं, बल्कि आप हमें ख़त्म करने पे उतरे हैं, लेकिन हम ख़त्म नहीं होंगे। हम कोई बकरी या माल नहीं है। और क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र के रण में और झारखंड में, हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे कि हम बात करेंगे कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है प्रचार को लेकर के, प्रचार में कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे दोनों संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिशिर शेलार जुड़ चुके हैं मुंबई से, और साथ में दिवाकर कुमार रांची से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
मैं सबसे पहले शिशिर के पास चलता हूं मुंबई। शिशिर, जिस तरह से की बयानबाजी हो रही है शिशिर, हमने देखा है कि पहले एक बयान दिया, अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर भी हुई, थाने में शिकायत हुई, फिर माफी भी मांगा और इसके बाद भी ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में इस तरह की टिप्पणी के जरिए बैठे बिठाई, मैं कहूंगा कि बैठे बिठाए महायुति के हाथ में ये लोग मुद्दा थमा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज अगर देखा जाए जिस प्रकार से ये टिप्पणी कल रात को हुई है, उसके बाद महाराष्ट्र में खास तौर पर महायुति के नेता, फिर चाहे वो शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी के नेता हो या फिर हम बात करें बीजेपी के नेता, काफी मुखर रहे हैं इस टिप्पणी को लेकर, क्योंकि पहली बार नहीं हुई है और कह सकते हैं कि एक सेल्फ गोल कर रही है यहाँ पर शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी, क्योंकि ये उनके दूसरे नेता है जिन्होंने टिप्पणी की है एक महिला के खिलाफ। तो ऐसे में खासतौर पर आज की हम बात करें तो आज शिवसेना शिंदे पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। दोनों महिलाएं जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठी जिनके खिलाफ ये टिप्पणी की गई थी, मिस कारंजे और उनकी प्रवक्ता जो है शीतल महाते, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जो टिप्पणी की है वो आपत्तिजनक टिप्पणी है और इसके बारे में चुनाव आयोग में जो है वो शिकायत की जाएगी और ये भी चुनाव आयोग से कहा जाएगा कि अगर ऐसे उम्मीदवार खड़े हैं तो उनकी उम्मीदवारी को जो है खारिज किया जाए। ये मांग जो है शिवसेना शिंदे पार्टी की तरफ से जो है उठाई गई है और उसके बारे में वो एक्शन लेने वाले हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने कहा है कि एक तरफ अगर देखा जाए तो महायुति की सरकार है जो कि महिला सम्मान के लिए लाडली बहन जैसी योजनाएं, फिर बाकी अन्य सुविधाएं उनको सशक्त करने के लिए ला रही है, तो वही दूसरी तरफ जो है महाविकास आघाड़ी के नेता है वैसे टिप्पणी करते हैं महिलाओं के खिलाफ, जो कि दर्शाता है कि क्या चरित्र है महाविकास आघाड़ी का महिलाओं के प्रति। तो ये इस प्रकार के बयान जो है बीजेपी के महिलाओं द्वारा, बीजेपी के नेताओं द्वारा जो है किए जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि सेल्फ गोल यहाँ पर जो है दूसरी बार किया गया है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी की ओर से। हालांकि अब देखना होगा, हालांकि इसके बारे में जो है शिकायत भी दर्ज कराई गई है सुनील राउत के खिलाफ और आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि कार्रवाई भी की जाएगी। जिस प्रकार से जो है अरविंद सावंत के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी, हालांकि उसके बाद अरविंद सावंत ने जो है इसके बारे में माफी मांगी थी, लेकिन इस टिप्पणी को लेकर ना ही कांग्रेस की तरफ से, जो कि मित्रपक्ष है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो ऐसे में अलग थलग जो है वो पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त शिवसेना के नेता, क्योंकि अरविंद सावंत ने जब टिप्पणी की थी तभी उस वक्त भी कोई जो है उनके समर्थन में नहीं बात की थी, किसी ने बात की थी। बिल्कुल। तो ऐसे में दूसरी बार ये हो चुका है। अब जबकि सियासी माहौल महाराष्ट्र में काफी गर्मा रहा है जी, खास तौर पर जो नेता है वो प्रचार के लिए बाहर निकल चुके हैं दिवाली के बाद, तो अब ऐसे में इस प्रकार की टिप्पणियों से बचना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है कि जब आप पब्लिक मंच पर इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, लोगों के सामने टिप्पणी करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका असर दिखाई देता है। राजनीतिक गलियारों में हालांकि इसका असर हम देख ही रहे हैं, लेकिन जब यही नेतागण जो है पब्लिक स्पीच या फिर जिस प्रकार से बड़ी सभाओं में उतरेंगे तो इसका असर कुछ अलग यहाँ पर जरूर होता दिखाई देगा। आज की अगर हम बात करें तो आज महाराष्ट्र में खासतौर पर उद्धव बाला साहब ठाकरे की सभा हुई कोल्हापुर में, तो वही इस वक्त अगर देखा जाए देवेंद्र फडणवीस अपने गढ़ नागपुर में है, उन्होंने एक पब्लिक रैली वहां पर की थी। तो ऐसे में जो सभी नेता है, मुख्यमंत्री भी इस वक्त अगर देखा जाए तो सातारा में उनकी सभा इस वक्त जारी है, तो सभी नेता इस वक्त प्रचार के इस पूरे माहौल में डूब चुके हैं और जाहिर सी बात है उस वक्त इस प्रकार की टिप्पणी जाहिर सी बात है कि एक सेटबैक जरूर होगा। बिल्कुल बैठे बिठाए उनके हाथ में एक मुद्दा दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात है इस मुद्दे को उठाएगी, महायुति वहां पर उठाएगी। दिवाकर कुमार हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं, दिवाकर के पास चलते हैं। दिवाकर, आज तो बिल्कुल झारखंड पूरी तरह से लगता है योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद वहां टेम्परेचर, प्रचार का टेम्परेचर और ज्यादा ऊपर आ गया है क्या? वैसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर जाने वाले हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की आज वहां कई कार्यक्रम हैं, उन्होंने बोला भी, और जो हाल में सबसे ज्यादा चर्चा में बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने जब बटे हैं तब तक कटे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में जो चुनावी पारा है वो लगभग जो हम कह सकते हैं उठान पर भी है, गर्मा भी गया है, और छठ होने के बावजूद जो राजनीतिक रैलियों का दौर है वो लगातार चल रहा है। आज हम कह सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी की ओर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां हो रही हैं, कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कमान संभाल रहे हैं, तो तमाम नेताओं की एक के बाद एक रैलियां हो रही है और लगातार बटोगे तो कटोगे योगी आदित्यनाथ का जो ये स्लोगन है ये लगातार लोगों के जुबान पर भी चढ़ रहा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि झारखंड का जो चुनावी मौसम है उसमें अब ये मुद्दा काफी गरमाने भी लगा है,
जिस तरीके से संथाल में जो घुसपैठ का मामला था वो लगातार तूफान पर था, वैसे में अब ये नया मुद्दा भी झारखंड में ज्यादातर जगहों पर गरमाने लगा है। और आने वाले दिनों में झारखंड में पहले फेज का जो चुनाव है वो 13 नवंबर को होना है। वैसे में अब महज 9 दिन चुनाव में बचे और प्रचार के लिए तो मात्र 7 ही दिन नेताओं के साथ बचे हैं। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यहाँ रैली हो सकती है और उसके बाद कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उनकी भी रैली प्रस्तावित है। तो तमाम दलों ने अपने अपने जो हम कह सकते हैं स्टार प्रचारकों की ताकत को पूरे झारखंड में लगा दिया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने कमाल संभाल रखी है। दिन भर रैलियों का उनका सिलसिला चल रहा है और रात में लगातार वो रोड शो भी कर रहे हैं। जमशेदपुर में उनका रोड शो हुआ है, रांची में रोड शो हुआ है। तो तमाम जो नेता हैं वो लगातार कमाल संभाले हुए हैं और लगातार उसका असर भी झारखंड में अब देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो चुनावी राजनीति है वो अब एक तरीके से विधानसभा का जो मोड है वो मतदान में कितना असर करेगा उसको लेकर नेताओं का महारैली और रैली का दौर लगातार चल रहा है। बिल्कुल, ये लगातार चल रहा है। मैं आपके पास लौटता हूं और अपने संवाददाता शिशिर का एक बार फिर से रुख करते हैं। शिशिर, बागी कई बार बड़े जबरदस्त खेल दिखाते हैं, चुनाव के बाद तो खेल दिखाते ही, लेकिन चुनाव से पहले भी कल एक बड़ा जबरदस्त खेल वहां दिखाई पड़ा। कांग्रेस के जो अधिकृत उम्मीदवार थे उनको कांग्रेस के बागी उम्मीदवार के लिए लास्ट मिनट में अपना नामांकन वापस लेना पड़ा, जो अधिकृत उम्मीदवार थे। इस तरह के बड़े दिलचस्प खेल बागियों के दिखाई पड़ रहे हैं और कई जगहों पर बागी जो हैं वो काफी इस तरह की चीजों को दिखाई दे रहे हैं और बागी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। शिशिर, बिल्कुल, कल की अगर बात करें, कल 900 से भी मतलब अगर बात करें कल ही की एक दिन में तकरीबन 2000 के आसपास जो है बागियों ने अपने नामांकन पीछे लिए। लेकिन इसके बाद भी अभी देखा जाए तो कई सारे बागी इस वक्त मैदान में है। इस वक्त महाराष्ट्र के 288 सीटों के लिए 4000 से भी ज्यादा जो है उम्मीदवार इस वक्त चुनावी रण में है। तो आप समझ सकते हैं कि खास तौर पर जिस प्रकार से बागी इस वक्त जो मैदान में उतरे हैं उनको संभालना कितना मुश्किल है, चाहे वो महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी। और इसका उदाहरण कल हमने कोल्हापुर में देखा। कोल्हापुर की जो सीट जहां पर हमने देखा कि छत्रपति राजे संभाजी की जो पत्नी है उनकी जो पत्नी है वो दरअसल उनको टिकट मिला था कांग्रेस की तरफ से। लेकिन भले ही उन्होंने अपना नामांकन जो है भर दिया था कांग्रेस की तरफ से, उनकी उम्मीदवारी जो ऑफिशियल घोषित हो गई थी, उसके बावजूद भी राजेश लाटकर जो कि कांग्रेस के ही नेता है, कोल्हापुर से ही है, जिन्होंने नामांकन जो भरा था, उनके लिए उन्होंने अपनी जो ऑफिशियल जो उम्मीदवार उनको दी थी उनको पीछे लिया। हालांकि इसके बाद कांग्रेस में काफी घमासान मचा। जो वहां के नेता है सतेज पाटिल, जो कि कांग्रेस की राजनीति कोल्हापुर में करते हैं, वो उससे काफी आहत हुए। और उसके बाद जो टिप्पणियां उन्होंने की है वो भी मीडिया में काफी जो है सुर्खियां बटोर रही, क्योंकि छत्रपति अगर देखा जाए तो एक ऐसा फैमिली है महाराष्ट्र में जो प्रिंसली स्टेट है। तो ऐसे में उनके बारे में जो टिप्पणी की गई है उसके बारे में भी बीजेपी ने आज उनकी आलोचना की है कि एक तरफ छत्रपति को जो है अपने पक्ष में तो बुला लेते हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो उनकी आलोचना भी करते हैं। तो ये बीजेपी का कहना था उनके इसके ऊपर। हालांकि अब ये देखना होगा, महाविकास आघाड़ी में सिर्फ एक ही उदाहरण हम देखा है, लेकिन आने वाले समय में कई ऐसे बागी है जो उनके तेवर काफी कड़े हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दिवाकर, वहां पर बीजेपी ने बड़े जोर शोर से घुसपैठ के मुद्दे को उठाया। पहले हेमंत सोरेन चुप रहे, उसके बाद आदिवासी अस्मिता का कार्ड खेला। अब बीजेपी ने क्या एक और जवाबी कार्ड जल जंगल जमीन का खेल दिया वहां बड़े जबरदस्त तरीके से। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में भी जो चुनावी गहमा गहमी है वो लगातार परवान पर है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो एक बागी की लगातार चर्चा हो रही है कि सभी दलों में चुनाव के मौसम में बागी हो जाते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिन लोगों ने भी बागी के तौर पर नामांकन किया था उन्हें 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। और ऐसे 30 जो हम कह सकते हैं नेता है और कार्यकर्ता है उसको पार्टी से निकाला गया है। लगातार जो है वो चुनावी प्रचार है वो काफी तेज चल रहा है और लगातार जो कह सकते हैं स्टार प्रचारकों का दौर है वो लगातार चल रहा है तमाम दलों की ओर से, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो और भारतीय जनता पार्टी हो। सभी की ओर से स्टार प्रचारकों ने कमान संभाल रखी है और उसका असर भी लगातार देखने को मिल रहा है। और जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं वहां पर कम से कम जो बड़े स्टार प्रचारकों हैं उनके लगातार बात महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी है जो दिखाई पड़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में वाकई कल बड़ा दिलचस्प हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर मुंबई से जुड़ने के लिए, और दिवाकर रांची से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया
इस खबर पर जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि जो बटेंगे तो कटेंगे, ये तो 7 समंदर पार तक गूंज रहा है, कनाडा में भी कल गूंजा, लेकिन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ये इसकी गूंज कुछ ज्यादा सुनाई पड़ रही है 9 सीटों के उपचुनाव में, और जवाब में अलग अलग तरह के स्लोगन, अलग अलग तरह के नारे भी गढ़े जा रहे हैं। इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमान के साथ। अभी वक्त है एक ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा की एक नारा जिसने लंबे समय के बाद ऐसा लगता है कि हर जगह पर असर डाल दिया है, देश से लेकर विदेश तक, और यूपी के उपचुनाव में तो कुछ ज्यादा ही असर डाला हुआ है। तभी बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में जुड़ेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे भी निकल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव मिनी असेंबली इलेक्शन का रूप ले चुका है। 9 सीटों पर उपचुनाव है, लगता है जैसे मिनी असेंबली का चुनाव हो रहा हो। एनडीए और एनडी गठबंधन के बीच मुकाबला बचेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे के बीच है। दरअसल सपा नेता अखिलेश यादव सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में रोज नया पोस्टर लगा रहे हैं। नारे का असर 20 नवंबर के चुनाव में देखा जाना है, लेकिन जुड़ेंगे तो सेफ रहेंगे का असर दूर देश कनाडा तक में दिखने लगा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी दिखने लगे हैं, क्योंकि वहां पर भी अत्याचार हुए थे हिंदुओं के ऊपर। आईएसआई स्पॉन्सर्ड खालिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदू मंदिरों पर हमले तेज कर दिए हैं। पिछले दिनों दीपावली में कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमला करके लोगों की पिटाई भी कर दी। हैरानी की बात यह है कि कनाडा पुलिस हिंसक उग्रवादियों के समर्थन में खड़ी दिखाई पड़ी। तो इस घटना को लेकर कनाडा से लेकर पूरी दुनिया में आक्रोश है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की निंदा करते हुए कहा कि वो अपनी राजनीति के लिए अलगाववादियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में हिंदू मंदिरों पर हमले की निंदा की है। हिंदू मंदिरों पर जानबूझकर किए गए हमले की निंदा करता हूं, पीएम ने कहा। हमारे राजनयिक को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें हुई। हिंसा के ऐसे कृत्य से भारत का संकल्प कभी कमजोर नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी। खालिस्तानी अतिवादियों के हमले से आक्रोशित कनाडा के प्रवासी हिंदू समुदाय ने इसका कड़ा विरोध किया है। खास बात यह भी है कि बटोगे तो कटोगे का नारा देकर समुदाय के लोगों ने अपनी चट्टानी एकता दिखाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों ने कहा, आप एकजुट रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करते, फिर हम पर हमले क्यों? भारतीय समुदाय के हिंदू सिख सभी ने, उसमें सिख समुदाय के लोग भी हैं, उन्होंने मिलकर इस हमले के खिलाफ प्रचंड एकता दिखाई है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर बढ़ते हमले ने मुल्क के हिंदू समुदाय को एक होकर सड़क पर उतरने के लिए विवश कर दिया था। हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों के हमले को लेकर अल्पसंख्यक सरकार को बैकफुट पर ला दिया था। तो सवाल यह है कि हर मसले पर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर खामोश क्यों हैं? कहां हैं? फलस्तीन को लेकर आंसू बहाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा को क्या प्रवासी हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनके पास एक शब्द भी नहीं है? सवाल यह भी है कि मोहब्बत की दुकान सिर्फ एक समुदाय की एकता क्यों चाहती है? लेकिन एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे ऐसे नारों का विरोध करने में सबसे आगे, सबसे चैंपियन। तो कनाडा में जो हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ उसको लेकर
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिर में जो हुआ वो स्पष्ट रूप से बेहद चिंताजनक है। What happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning, and you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के हजारीबाग में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर से जाति के नाम पर बांटने वालों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश का इतिहास गवाह है कि जब भी जाति के नाम पर हम बटे हैं तब तब कटे हैं। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। तो जवाब में सपा की नेता डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा का तो काम ही है सिर्फ लोगों को भटकाना। तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना चाहिए, और यह खाली ध्यान इसलिए भटकाते हैं जिससे कि वोट बटोर सके। इनको समाज की सेवा करने का, इनको युवाओं को नौकरी देने का, महिलाओं को सुरक्षा देने का इनका कोई इरादा नहीं है, ना पहले था ना अब होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज सभी समाज के लोग और सभी वर्ग, चाहे हमारे किसान, जवान, हमारी माताएं बहनें हो, हमारे युवा साथी इस बात को जान गए हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी भटकाने वाली राजनीति करती है। लेकिन कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले के बाद वहां पर रह रहे प्रवासी भारतीयों ने एकजुटता की मांग की है। I'm here at the Sabamunder in Brampton, where the attack from the Khalistanis happened yesterday, where a massive demonstration just happened by the Hindu community. As you see, people are coming out, they're leaving, they're heading south. There are thousands of people here. Right, as you see, there's great unity still on the stage. People are still hanging out. You see Israeli flags. लोग जो हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि enough is enough. अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यहाँ पर एक चीज तो साफ हो गई है कि कनाडा हमारी जान है और हिंदुस्तान में हमारी जान बसती है। हिंदू कैनेडियंस कनाडा के बहुत लॉयल हैं और हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी कनाडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। तो ये नारा 7 समंदर पार तक चला गया है और उसका असर दिखाई पड़ रहा है, और असर उसका यहाँ के चुनाव उपचुनाव पर भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो लोग इस नारे पर चुप हैं, असर उनके ऊपर भी है। बोल भले नहीं रहे हैं लेकिन असर उनके ऊपर भी है। इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान अनिल सरीन जी, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनिल सरीन जी। साथ में हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत संदीप त्रिपाठी जी आपका भी इस चर्चा में। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं ही। विनोद जी, जो लगता है कि लंबे समय के बाद, मैं अगर कहूं तो करीब करीब 3 दशक पहले एक नारा जिसने बड़ा असर किया था, जय श्री राम, उसके बाद अगर मैं कहूं तो ये एक ऐसा नारा है जिसका एक गंभीर असर ऐसा लगता है कि ये यहां से लेके 7 समंदर पार तक बड़ा जबरदस्त असर इस नारे का हुआ है। कोई इससे बचना चाहता है, कोई इसके जवाब में रोज नारे छापता है, लेकिन असर बड़ा गंभीर हुआ है। जी, मैं थोड़ा सा आपके वैल्यू एडिशन कर देता हूँ जी। वो 3 दशक पहले का नारा था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। हाँ। और रामलला के मंदिर बनाने की का जो ये सामाजिक चेतना का आंदोलन था, राम मंदिर आंदोलन, उसका जो हम लोगों ने देखा कि भव्य रामलला की मूर्ति भी मंदिर का बने और उसके साथ साथ रामलला विराजमान भी प्रतिष्ठापित हुए, जो 500 साल का संघर्ष था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इन दशकों के बाद जो ये नारा है, बटोगे तो कटोगे,
और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये डेफिनेटली सामाजिक चेतना का एक ऐसा नारा है जो आपने कनाडा में अभी लोगों से सुना जी, कि अब जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं, जो योगी जी आज भी बता रहे थे। मैं एक सवाल आज पूछना चाह रहा हूं, हमारे कांग्रेस के जो नेता संदीप जी हैं, आज राहुल गांधी रायबरेली में हैं और राहुल गांधी रायबरेली में कई कार्यक्रम है। क्या राहुल गांधी का आपने या प्रियंका गांधी अभी वायनाड में है, क्या कभी हम लोगों ने एक ट्वीट देखा जो कनाडा में हिंदू मंदिर पे दिवाली के अवसर पे जो लोग जमा हुए थे और उन पे जो आईएसआई के जो प्रायोजित हैं वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं खालिस्तानियों का, क्या उन लोग उस तरह से जो बेदरा से एक आप कह सकते हैं जो हिंसक प्रदर्शन करके लोगों से मारपीट करके जो भगा रहे थे, क्या इस पे एक प्रतिक्रिया राहुल गांधी की है? कोई ट्वीट आपने देखा है कभी? क्या प्रियंका गांधी जो वहां फिलिस्तीन को लेके आंसू बहा रही थी, बार बार दर्जनों सैकड़ों में ट्वीट कर रही थी, क्या हिंदुओं पे इस अत्याचार को लेके बांग्लादेश से लेके और कनाडा तक जो प्रवासी पे वहां हमले हुए हैं, क्या प्रियंका गांधी का आपने ट्वीट देखा है? आपने नहीं देखा होगा। बिल्कुल। तो ये बड़ा सवाल तो उन लोगों के लिए है कि आप एक समुदाय एक तरफ जुटे रहे, उसके लिए हमेशा प्रयास में रहेंगे, उसके लिए आप हमेशा आपकी एक कोशिश रहेगी और उसको एक सेकुलरिज्म के नाम पे, मोहब्बत की दुकान के नाम पे आप अलग अलग नारे देते रहेंगे जी, लेकिन हिंदुओं पे हमले पे आप खामोश रहेंगे जी, तो लोगों के सामने में ये व्यवस्था सामने में आएगी, बिल्कुल, जो कनाडा में हमें देखने को मिला है। हाँ। और यही लोगों को प्रेरणा देगी कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। संदीप जी, एक तो जो विनोद जी ने कहा कि भाई कनाडा में इतना बड़ा हमला हो गया, मोहब्बत की दुकान में उसको लेकर कोई सामान हमें नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात मैं एक और जोड़ देता हूं, कोलकाता में काली पूजा के काफिले पर, काली पूजा के जुलूस पर हमला हो गया, पत्थरबाजी हो गई, उसको लेकर भी मैं ढूंढ रहा था, अभी तो मुझे कहीं पर कोई टिप्पणी नहीं दिखाई पड़ती है। क्या दिक्कत है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मोहब्बत की दुकान में सबके लिए थोड़ा थोड़ा सामान मिले? संदीप जी। जो आपके अध्यक्ष लालचंद जी, अभी आपने कहा कि बांग्लादेश के संबंध में राहुल जी या प्रियंका जी ने कोई ट्वीट या कोई बात नहीं किया था। 96 घंटे के बाद कुछ टिप्पणी की थी अल्पसंख्यकों पर हमले वगैरह टाइप से। चलिए, मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने विनोद जी की इस बात को नहीं कंट्राडिक्ट मैंने नहीं किया। विनोद जी ने वो कनाडा वाले पर उठाया है सवाल। धैर्य रखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कनाडा के मसले पर भी ट्वीट भी आएगा और बात भी आएगी। आएगा। पिछली बार 96 घंटे लगे थे, इस बार कितने घंटे लगेंगे संदीप जी? मोदी जी का बांग्लादेश के मसले पर एक ट्वीट दिखा दीजिए। है बांग्लादेश वाले पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। बांग्लादेश के मसले पर उन्होंने एक टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि वो डरते हैं। की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के चीफ से फोन पर बात भी की है। सुन लीजिए, नहीं चीफ से बात की है कि नहीं की है ये तो हम नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? इसके बारे में बिल्कुल डोमेन में, पब्लिक डोमेन में प्रेस रिलीज आई है। मैं ये जानता हूं कि जब जो है बांग्लादेश का मसला हुआ तो मोदी जी इसलिए बोलने से बच रहे थे क्योंकि अभी तक मोदी जी को जितने भी अवार्ड मिले हैं, जितने भी जो है सम्मान मिले, सारे मुस्लिम कंट्री से मिले, तो वो बंद ना हो जाए, इसलिए बांग्लादेश के मसले पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। थोड़ा मुझे बीच में इसलिए बोलना पड़ जाता है, मुझे बीच में थोड़ा सा इसलिए बोलना पड़ जाता है कि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 15 अवार्ड मिले हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि सारे अवार्ड खाली मुस्लिम कंट्री से मिलते हैं तो मुझे थोड़ा बोलना मेरे लिए मजबूरी हो जाता है कि ऐसा नहीं है। तथ्यात्मक रूप से आप गलत कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सिविलियन, रशिया कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है सर। हाँ, मैं बताता हूँ, हम तथ्यात्मक रूप से भी बता देता हूँ लालचंद जी। तथ्यात्मक रूप से अभी एक स्कैम इस सरकार का खुल के आया कि 2% किसी भी सामान में 2% अगर प्लेटिनियम उपलब्ध होगा तो उसको प्लेटिनियम मान लेंगे, मतलब सोने में 2% प्लेटिनियम बना लीजिए। कहाँ चले गए? अभी अवार्ड पर बात कर रहे थे, अवार्ड का गिना रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम कंट्री ने अवार्ड दिया, अभी कहाँ प्लेटिनम पर? 2-3 राष्ट्रों ने अगर दिया है। मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि मुख्यतः उनको जो स्टार्टिंग से लेकर मुख्यतः जो भी पुरस्कार मिले हैं वो मुस्लिम कंट्री से मिले हैं।
डेटा आपकी बात की पुष्टि नहीं करता, मान लीजिए। डेटा लेकिन आपकी मुद्दा बात की आज पुष्टि ये है कि आज इनके शासन में जो ये सियोरिटी देते थे कि हम जब आ जाएंगे तो हिंदू भाई सुरक्षित हो जाएंगे, आज उत्तर प्रदेश में मंदिरों पर हमला हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आप नवमी नहीं मना सकते हैं, तो आप कहाँ पत्थर आप ये बोल दीजिए ना कि हम जब आएंगे तो हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे, ये बोलिए तो सही। पत्थर चल रहा है, तो ये डबल इंजन की सरकार नाकाम है या सफल है, ये बताइए। आज आप सोचने की बात तो ये है ना कि कनाडा, इंदिरा जी के समय में कनाडा ने थोड़ा सा ड्रामा किया, वहां की सरकार को इंदिरा जी ने खत्म करा दिया। मोदी जी वो गट्स क्यों नहीं दिखा पाते? अरे भाई, आपके ट्वीट को लेकर क्या करे हिंदू समाज? आप लगातार हिंदू समाज का प्रतिकार हो रहा है, लगातार उनके। ठीक है, अनिल सरीन जी से जवाब लेता हूं मैं आपके सारे सवालों का। हम सिर्फ इतना चाह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान में थोड़ा थोड़ा सबके लिए सामान रखा कीजिए संदीप जी। लेकिन अनिल सरीन जी ने, आपने जो सवाल बीजेपी पर उठाए उसका जवाब अनिल सरीन जी दीजिए जवाब। नमस्कार लालचंद जी। नमस्ते। मैं संदीप भाई को सुन रहा था जी, तो मैं समझ नहीं पाया कि ये शुरू कहां से हुए हैं और पहुंचे कहां हैं और विषय क्या था। चलिए, अब कुछ तो कहना है। अपनी बात रखी है, सवाल पूछे, उसका जवाब दीजिए। हिंदुओं ने मंदिरों पर हमला क्यों हो रहा है? अब जवाब ले लेता हूँ संदीप भाई जवाब लेता हूँ। सम्राट, वोट आपको चाहिए हिंदुओं का, आप सुरक्षा क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं? ठीक है, अनिल सरीन जी दीजिए, डायरेक्ट जवाब दीजिए, डायरेक्ट। हाँ, अनिल सरीन जी दीजिए जवाब। हमला क्यों हो रहा है संदीप जी, अब जवाब ले लेते हैं। हमला क्यों हो रहा है? ठीक है, त्योहार क्यों नहीं मना सकते? ठीक। आपके सारे सवाल को लेने के लिए अनिल जी तैयार है। अनिल जी दीजिए जवाब। संदीप जी, मैं जवाब दे दूं क्या? हाँ, दीजिए। संदीप, जवाब तो सुन लीजिए भाई मेरे। आपने बोल लिया यार, दीजिए। बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मैंने देख लिया आपको। हाँ। सुनने की भी अच्छी एक होनी चाहिए आदत। संदीप जी, एक बात को समझ लीजिए, जब जब भारतीय बटे हैं, जब तब भारतीय कट्टे हैं। क्या आप भारतीय नहीं है? क्या हम सब भारतीय नहीं? क्या हम सबको एकजुटता नहीं आनी चाहिए? तो आप ये बटेंगे और कटेंगे से तो इतनी ज्यादा चिंता क्यों करते हैं? क्यों इतनी बुकलाहट है आप में? अरे भाई, हम तो ये कह रहे हैं, भारतीयों के लिए कह रहे हैं भाई। और हमने पिछला कितने सदियों से आप देख लीजिए कि जब जब भारतीय बटा है तब तक कटा है। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि भारतीयों को एकजुट होने पर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये मोहब्बत की दुकान में चिंगारी क्यों फुड़क रही है? क्यों इतनी चिंता हो रही है भारतीयों के एक होने के ऊपर? दुकानदारी वो बंद कह हो रहे जाएगी, हम हैं, जानता देखिए, हूं। उन्होंने सीधा सवाल अनिल सरीन जी, सीधा सवाल उन्होंने उठाया है कि जहां जहां पर आप जो है सत्ता में हैं, वहां पर भी तो हमले हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए? कहीं डबल इंजन की सरकार है, कहीं सिंगल इंजन की। बिल्कुल संदीप जी, जहां जहां पर किसी भी धार्मिक स्थान पर अगर किसी ने शरारत करने की कोशिश की है तो घंटों के अंदर वो नपे भी हैं। और आपके राज्य में क्या होता था? जो दंगाई होते थे उनको आप प्रोटेक्ट करते थे, उनको संरक्षण देते थे। आ रहा हूं संदीप जी, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते थे, उनको मंत्री बनाते थे। वो आपका स्पॉन्सर्ड था, कांग्रेस स्टेट स्पॉन्सर्ड जो थे, ऐसे दंगे होते थे। अब जो ये स्पोरेडिक कोई इंसिडेंस हो जाता है तो करने वाला बचता नहीं है, वो नप जाता है। ठीक है, आपके सवालों का संदीप जी उन्होंने जवाब दिया। साथ में उन्होंने ये पूछा कि बटेंगे तो कटेंगे नारे से इतनी दिक्कत क्यों है? संदीप जी, क्या दिक्कत है? परेशानी कहां हो रही है? दीजिए जवाब। नहीं सर, हमें बटेंगे कटेंगे नारे से दिक्कत सिर्फ इसलिए है कि एक ओसामा बिन लादेन है, वो भी काटने की बात करता है, वो भी मारने की बात करता है। लाजी, संदीप जी थोड़ा सा कंफ्यूज है। संदीप जी को संदीप जी, हमारी रिपोर्ट से आप एक बार सुन लीजिए। आप हमारी रिपोर्ट में एकदम आप एक कंफ्यूज सा हो गए हैं। हमने तो आपके यूपी का मसला दिया है। आज अखिलेश यादव सबसे ज्यादा परेशान है इस नारा से, क्यों है? अखिलेश यादव के आपके इंडिया गठबंधन के, भले ही कांग्रेस वहां पे नहीं हो आज मैदान में, लेकिन आप इंडिया गठबंधन कह के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो रोज उनका एक पोस्टर आ रहा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो कामयाब बनेंगे,
ये पटना कटना क्या होता है, क्यों आप इतना उद्वेलित है आपके इंडिया गठबंधन? आप सुन लीजिए उसका जवाब और उसके बाद आप बोलिएगा। मैं आपको इसका सवाल का जवाब देता हूँ। ये खालिस्तानी अतिवादियों का, खालिस्तानी उग्रवादियों का, खालिस्तानी आतंकियों का जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड है, अगर पहला कोई शिकार है तो आपके पूर्व प्रधानमंत्री हुई थी। बिल्कुल। कोई पहला शिकार हुआ है तो आपके सीएम बेअंत सिंह हुए थे। और उस पंजाब में जहां एक सीएम की हत्या उस खालिस्तानी अतिवादियों ने की थी, उग्रवादियों ने की थी, उसकी पार्टी को एक शब्द नहीं है कि वही खालिस्तानी अतिवादी जो वहां कनाडा में बैठे और वो अभी जस्टिस ट्रूडो के साथ में ये कर रहा है, गलबहियां कर रहा है, और वो इस तरह से हिंदू के मंदिर में और दिवाली के पर्व के त्योहार में लोगों के साथ मारपीट कर रहा है और आपके पास एक शब्द नहीं है। बोलेंगे, आप उस पे एक प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। यही चीज पे आप आइए ना, क्यों यहाँ प्लेटिनम गोल्ड क्या सीधे जवाब दीजिए इसका। क्यों कांग्रेस को क्यों दिक्कत है? संदीप जी दीजिए जवाब। तो कटेंगे से। और ये संदीप जी वो जो कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लेकर के फिर जवाब देंगे, तो कितना टाइम में जवाब आ जाएगा वो भी बता दीजिए। मैं सब जवाब देता हूँ। लालचंद जी, पहली बात तो विनोद जी ने सवाल उठाया कि जो है कटेंगे कि बटेंगे से नारे से आपको दिक्कत है। हाँ। तो दिक्कत हमने बताया कि इसलिए है कि अब या तो ओसामा बिन लादेन से विनोद जी को दिक्कत नहीं हो सकती है, हमको तो ओसामा बिन लादेन से दिक्कत है। अब भाई सांप्रदायिक जैसे चोर मौसेरे भाई होते हैं, वैसे सांप्रदायिक मौसेरे भाई होते हैं, आतंकी मौसेरे भाई होते हैं। कैसे आतंकी बताने की जरूरत नहीं है, कौन कैसा आतंकी कैसे सपोर्ट करता है, कैसे बयान आता है, कैसे यहाँ पर राजनीतिक फायदा लिया जाता है। अब बात यह है कि कटने पिटने की बात क्यों भाई उसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते थे। कि अभी आपने हमारे सलीम जी की बात एक मुझे बहुत अच्छी लगी। दरअसल 1947 में अपना देश कट गया था सर। सुन लीजिए, 1947 में देश कट गया था, दो टुकड़े कट गए थे, अब बचा खुचा टुकड़ा बचा है सर। सुन लीजिए, हम आते हैं उस पर भी आते हैं। भारतीयता की अगर आप बात कर रहे हो, सरीन जी की एक बात से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने कहा कि हम भारतीयों के बटने की बात कर रहे हैं। तो भारतीयों में तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम समाज भी आता है, सब आते हैं, जिसको मोदी कहते हैं। अब सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है, बीच में टोका टिप्पणी करेंगे तो मैं सबके बीच में बोलूंगा। ठीक है, पूरी कीजिए जी। अगर मोदी जी ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज का व्यक्ति हिंदुओं की महिलाओं का जो है वो मंगलसूत्र ले लेगा, वो अभी अब तो वो कह रहे हैं, आज एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि बेटियों तक सवाल खड़ा करके कि आपकी बेटियां ले रहा है वो, एक प्रधानमंत्री की भाषा है। और फिर आप कहते हैं कि हम भारतीयों की बटने की बात करते हैं। अगर आप भारतीयों की बटने की बात करते हैं तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। वो उनके लिए कह रहे हैं जो बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ करके आते हैं और दामाद गांव बसाते हैं झारखंड में, उनके लिए बोल रहे हैं जो झारखंड में घुसपैठ करके आते हैं और दामाद गांव बसा हुआ है वहां पर। बहुत बढ़िया। झारखंड हाईकोर्ट तक उस पर सवाल पूछ चुका है संदीप त्रिपाठी जी। सर लालचंद जी, जरा बताइए कि बॉर्डर पर जिम्मेदारी आज किसकी है? केंद्र में सरकार मोदी जी की। और आप बताइएगा झारखंड में जाकर सवाल करिएगा। एक पार्टी के तौर पर आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? झारखंड सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की भी कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? मोहब्बत की दुकान वाली कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है संदीप जी? देश में ये नफरत फैलाएंगे, ये गड़बड़ करेंगे, हम इसे सवाल पूछेंगे घुसपैठ कैसे हुई। ठीक है, अनिल सरीन जी जवाब दीजिए। अनिल सरीन जी ये पूछ रहे हैं कि बॉर्डर पर जब वहां पर सेंट्रल फोर्स है तो घुसपैठ कैसे होती है? संदीप भाई मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का राज तो ये 10 साल में आया है, जो 60 साल आपका राज रहा, जो उस समय घुसपैठ हुई जिसका नतीजा हम अब भुगत रहे हैं, तो उसका जवाब क्या देंगे आप? तो आप ये गारंटी दे रहे हैं अनिल सरीन जी कि अब घुसपैठ नहीं हो रहा है? देखिए अनिल सरीन जी आप बताइए, आप ये दावा कर रहे हैं कि अब घुसपैठ नहीं हो रहा है? संदीप भाई सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, आप बोल रहे थे तो आप अच्छा नहीं लगता भैया आप बोले बीच में। आप जैसे सीनियर व्यक्ति इतना अच्छा वक्ता अगर बीच में बोलता है तो शर्म आती है। प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, आपको शोभा नहीं देता, भैया आपको शोभा नहीं देता, आपको नहीं जवाब। ठीक है, जवाब दीजिए उनके सवालों का। ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ संदीप जी मुझे ये बताइए, आपके राहुल गांधी क्या टिप्पणी करते हैं? देश के संसाधनों के ऊपर मुसलमानों का हक होगा?
ये मनमोहन सिंह की टिप्पणी थी, ये मनमोहन सिंह की टिप्पणी। आपके मनमोहन सिंह जी ने टिप्पणी की ना, प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री पद पर। इट इज ऑन भैया, इट इज ऑन रिकॉर्ड, इट इज ऑन रिकॉर्ड। अरे भैया इट इज ऑन रिकॉर्ड यार। अब आपकी जानकारी में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके। अगर आपकी समझ में नहीं है, आपकी जानकारी में नहीं है, आपका ज्ञान इतना नहीं है, नहीं कर सकता। इस देश के संसदों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लिए ये बयान था, ये बयान था। इस मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया कि नहीं दिया, आप बताइए। राहुल गांधी उनके साथ बैठे थे, चुप क्यों रहे थे? वो उसमें पार्टी के नेता हैं, क्या वो मनमोहन सिंह को नहीं कह सकते थे कि आप ये क्या बात कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए आप सभी को रोक रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप सभी को रोक रहा हूं, बने रहिएगा। इस समय सीधे चलते हैं झारखंड के लोहरदगा, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मालूम है कि भगवान बिरसा मुंडा के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है, कोई बहुत ज्यादा बतलाने की जरूरत नहीं है। हमारे सुदेश महतो जी आ गए हैं, बहुत सारी बातें आपके सामने रखेंगे। तो मैं चलूं, अब जिता देंगे नेहरू शांति भगत को, पक्का पक्का। नेहरू जी आ जाओ, ये लोग कह रहे हैं जिता देंगे। एक बार जोर से ताली बजाइए यहां से लेकर वहां तक, तब तक नेहरू मान लें। अब मान लिया ना, एक बार झुक के सबको प्रणाम कर लो। वैसे ही ऐसे वहीं झुक बोला, वैसे ही यही है। बहुत अच्छा, आशीर्वाद दे दीजिए, हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए। यह बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सीधी तस्वीरें लोहरदगा से देख रहे थे झारखंड में, जहां पर जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उनको जिताने की अपील रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। एक बार फिर से डिस्कशन पर लौटते हैं और हम बात कर रहे थे, बात को आगे बढ़ाता हूं जी। अनिल सरीन जी अपनी बात रखें। संदीप भाई मुझे ये बताइए, जो कनाडा में हुआ कल, जिस तरीके से मंदिर के ऊपर अटैक किया गया, उसके बारे में आपकी टिप्पणी करने से संकोच क्यों है? बोल रहे हैं थोड़ा टाइम ले रहे हैं, करेंगे। शायद वो भी चिट नहीं आई होगी राहुल गांधी जी के पास। बोल रहे हैं उसकी इंतजार कर रहे हो। बोल रहे हैं बांग्लादेश वाले मामले पर 96 घंटे में बोला था। मैं समझ सकता हूं, अभी वो चिट उनके पास नहीं है, और जब तक चिट ना आए वो बेचारे बोल नहीं सकते, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और जो भी कल कनाडा में हुआ, उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम। और उससे भी दुखदाई बात यह है, उसकी जब वीडियोस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम था, हिंदुओं के टेंपल पे अटैक कर। हाँ, वहां पुलिस शामिल है। ट्रूडो सरकार जो है वो अपनी राजनीति के लिए, अपनी राजनीतिक कंपल्शंस के लिए, क्योंकि अगले साल चुनाव आने वाले हैं, वो अलगाववादियों के समर्थन से आगे सरकार बनाई थी। इस बार भी वो अलगाववादियों का समर्थन लेने के चक्कर में इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज ही नहीं करते, मैं कहता हूं खुद करवाते हैं। मेरा सीधा सीधा आरोप है, जो जिस तरह से कल हुआ, ठीक है, मतलब जो उपद्रवी मंदिर पर अटैक करने आए उनको कुछ नहीं कहा, और जो हमारे भाई भारतीय भाई वहां पर उसको रोकने की कोशिश की, उनके ऊपर उन्होंने बिल्कुल, मुझे लगता है अनिल सरीन सर मुझे लगता है भारत की सरकार को इसमें थोड़ा और जो है ना, थोड़ा और जिसे कहते हैं सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अभी संदीप जी है नहीं, उनसे भी कुछ जवाब जरूर लेता। विनोद जी, चलते चलते एक छोटी सी टिप्पणी आपकी कि ये नारे ने बड़ा गंभीर असर किया है और ऐसा लगता है कि असहज महसूस कर रहा है इंडी गठबंधन। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो लग रहा है, जो बात आप समझ रहे हैं लाल जी, मैं थोड़ी सी उसको चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूँ कि ये इंडिया गठबंधन की पूरी राजनीति, जो लोकसभा चुनाव के साथ उन्होंने जो शुरुआत की थी उस चीज़ के नारे के साथ में, उन तमाम नारों को, ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है वो लगभग उनके नारों को बेअसर कर दिया। बिल्कुल ऐसा लगता है। और समाज में जिस तरह से उस पर रिएक्शन है, और समाज ने जिसमें एक आत्मचिंतन और आत्ममंथन है, अगर दूर देश कनाडा में अगर लोगों ने इस बात को सुना है, समझा है, और उसको अगले दिन आप देखिए कि कनाडा में हिंदू समुदाय के लोग, पूरे दूर दूर तक फैले हुए लोग, कम से कम 25 से 30 हजार लोग वहां जमा हुए थे, और कल अपनी प्रचंड एकता का परिचय उन्होंने दिया था। तो कनाडा सरकार का एक्शन हुआ, वहां कुछ पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। ये एक्शन तब हुआ जो हम आपके सामने में बांग्लादेश का आप देखिए, जो बांग्लादेश में जो समुदाय जो पाकिस्तान से यहाँ नहीं आ पाए 1947 में, वो कौन लोग हैं? वो वही गरीब, पिछड़े, दलित, ओबीसी के लोग हैं जो वहां रह गए थे, चाहे पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो।
बांग्लादेश में जब इस तरह का जब कूप के बाद जो शुरू हुआ उन पे उत्पीड़न, बिल्कुल, वो एकजुटता दिखाई और सड़क पे उतरे और उसका असर भी होता दिख रहा है। उसका असर दिखा कि सरकार वहां की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो झुकी और लोगों की मांग मानने, लोगों से बात करने सामने आई। बिल्कुल, तो ये एकता में तो ताकत है, वो ताकत दिखाई बांग्लादेश में भी पड़ रहा है, कनाडा में भी, और यहाँ पे भी उसका असर बड़ा जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल सरीन जी, संदीप जी जुड़े थे, उनका भी जरूर हम शुक्रिया अदा कर देते हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि सिद्धारमैया आखिरकार पेश होंगे मोडा जमीन घोटाले मामले में। राजा आओ आओ आया। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब सिद्धारमैया जी हाजिर होंगे कल ही, तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हाजिर हों। मुडा स्कैम केस में लोकायुक्त पुलिस ने सीएम सिद्धारमैया को पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया है। इस केस में उनकी पत्नी से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व कमिश्नर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिरासत में भी ले रखा है, तो जाहिर है कि यह मामला तो काफी गंभीर है। और इन्हीं पूर्व कमिश्नर जो अभी ईडी हिरासत में हैं, उन्हीं के कार्यकाल में सिद्धारमैया जी की पत्नी को मोडा में 14 महत्वपूर्ण प्लॉट काफी कीमत के आवंटित किए गए थे, जिसे बाद में वापस करने का फैसला उनकी पत्नी ने लिया। तो क्या सिद्धारमैया जमीन वापस करके इस केस से बच जाएंगे? कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका में उन्हें नोटिस भेजा है। याचिका में सीबीआई की जांच की मांग की गई है। तो इधर कर्नाटक के स्पेशल कोर्ट के आदेश से लोकायुक्त पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बीजेपी मुख्यमंत्री से लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है और इस बीच कर्नाटक में बीजापुर में जो वक्फ का नोटिस था उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करने के लिए जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। कर्नाटक में दरअसल हुबली और बीजापुर जैसी जगहों पर किसानों की जमीन वक्फ की जमीन बताने पर हुआ था खासा विवाद। तो बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने जेपीसी अध्यक्ष को पत्र लिखा था और किसानों से मिलने की मांग की थी। तो किसानों के प्रदर्शन और हिंसक झड़प के बाद सिद्धारमैया सरकार ने बीजापुर, यादगीर, धारवाड़ जिलों में जिन किसानों की जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया था उसे वापस करने का फैसला लिया है। तो बीजेपी राज्य में मठ, मंदिरों, किसानों की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने वालों के खिलाफ आंदोलन लगातार तेज कर रही है। वक्फ बोर्ड को मिली असीम शक्ति को लेकर लोग उद्वेलित हैं और ऐसी हालत में सिद्धारमैया का यू टर्न कितना काम करेगा ये देखना बाकी है। लेकिन वक्फ और मुडा ने उनकी मुश्किलें तो काफी बढ़ा दी हैं। तो भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का कहना है कि उन्होंने ही जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से कर्नाटक आने की अपील की थी और किसानों से मिलने की बात कही थी। मैंने एक हफ्ते पहले जेपीसी चेयरमैन को इस मुद्दे के संबंध में एक चिट्ठी लिखा था और मैं उनसे निवेदन किया था कि वो कर्नाटक आए, हुबली, बीजापुर और अलग अलग जिले का प्रवास करे और किसानों के साथ बातचीत करे और इस मामला को ज़मीनी स्तर से क्या है इश्यू, इसको ठीक से समझकर जेपीसी के सामने प्रस्तुत करने में सहयोग होगा। आप आइए, मैंने उनको चिट्ठी लिखा था, उनसे निवेदन किया था। तो जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं, साथ में विनोद जी भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर स्टूडियो से हमारे साथ। पहले शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, कब जा रहे हैं जगदम्बिका पाल जी वहाँ पर मिलने के लिए? क्योंकि ये मामला काफी गरमाया था और सिद्धारमैया को बैकफुट पर जाना पड़ा था, लेकिन ऐसे और भी मामले हो सकते हैं कर्नाटक में। देखिए, 7 नवंबर को जा रहे हैं जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, यानी परसों। और बीजेपी का यह आरोप है कि सिर्फ हुबली या फिर बीजापुर ही नहीं, कर्नाटक में कई जिलों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है
कि सिद्धारमैया जो सरकार है वो जल्दबाजी में है कि वक्फ को जमीनें दे दी जाएं किसानों की या फिर तमाम जमीनें, और इसको लेकर इतने विवाद सामने आ रहे हैं। कुछ जगह पर विवाद सामने आने के बाद जमीनें वापस किसानों को देने का फैसला जरूर हुआ है, लेकिन किसान धरने पर हैं, आंदोलन में हैं, और उन्होंने जेपीसी अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि जाकर वहां कर जमीनी हकीकत समझें, वास्तविकता समझें और किसानों को उनकी जो मांगे हैं या जो उनको कहना है वो उसको सुने। तो जेपीसी अध्यक्ष ने ये एक तरह से मंजूरी दी है इस बात की, और वो परसों जाकर हुबली में और बीजापुर में किसानों से मुलाकात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह आ पड़ी कि अचानक इस तरह का ये मामला सामने आया है। जो दशकों से नहीं सैकड़ों वर्षों से किसान खेती कर रहे थे, उनकी जमीनों को वक्फ का बता दिया गया, नोटिस दे दिया गया। हालांकि बाद में हंगामे के बाद कुछ जगहों पर जमीनें वापस कर दी गई, कहा गया ऐसा फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे मिलेंगे। जो बीजेपी के नेता पहले ही मिल चुके हैं, अब जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, जेपीसी के अध्यक्ष जाएंगे। और विनोद जी, इस बीच में वो जो मुडा स्कैम था उसमें तो अब लोकायुक्त पुलिस के पास कल सिद्धारमैया जाने वाले हैं। सिद्धारमैया की मुश्किलें ऐसी बड़ी हैं कि चाहे वक्फ वाली बात हो या फिर मुडा की, लगता है मुश्किल आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। लाल जी, मुश्किलें तो जो बढ़ने वाली है, लेकिन हमारे सामने में एक केजरीवाल मॉडल अब कर्नाटक में भी दिखेगा कि केजरीवाल मॉडल में यही था कि जेल से भी हम सरकार चलाएंगे। तो अब ये लगता है कि अभी जब समन लोकायुक्त पुलिस का आया है कि अब सिद्धारमैया हाजिर हों, और कल सिद्धारमैया हाजिर भी होने जा रहे हैं, लेकिन सिद्धारमैया इस्तीफा नहीं देंगे, इस बात को आला कमान से भी उनको मिल गया है। तो अब सीधी बात यह है कि आज ये बात समझने की जरूरत है। आजकल कर्नाटक हाई कोर्ट में भी इस तरह की एक याचिका आई थी, जिस याचिका में ये मांग की गई थी कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक नोटिस भी किया है, जारी किया है आज जी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये मुश्किल में जब घिरते हैं सिद्धारमैया और उसके बाद यूटर्न लेते हैं, जो अभी शैलेंद्र बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड में जैसे ही वो नोटिस गया किसानों को और उनको लगा कि बीजेपी के विरोध के कारण ये मामला तूल पकड़ सकता है, तो उन्होंने तुरंत आनंद फानन में हाई कमेटी बनाई और जमीन किसानों को वापस करने की बात की। ठीक है, लेकिन मुडा मामले में जमीन वापस करने के बाद भी वो ऐसे फंसे हैं कि जब उनकी पत्नी ने ये कहा कि हमें जो 14 प्लॉट मिले हैं हमने मुडा को वापस कर दिया है या करने का फैसला ले लिया है, लेकिन फिर भी जो ये स्कैम 4000 करोड़ का है, अब उस स्कैम में सिद्धारमैया यह कह के नहीं बच सकते कि उनकी पत्नी ने जमीन वापस कर दी है और इसलिए उन पे केस नहीं बनता है। ये मामला अभी कोर्ट का है, देखना पड़ेगा, लेकिन सिद्धारमैया का यू टर्न यहाँ काम नहीं कर। बिल्कुल, आगे भी हम लोग इस पर बात करते रहेंगे। फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी और शैलेंद्र, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।